एवरीवन वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री के बारे में सीखेंगे कि किसी पार्टिकल की या किसी पार्टिकल जो किसी सिस्टम में मूव कर रहा है, मान लो हार्मोनिक ऑसिलेटर में है या वो पार्टिकल इन अ बॉक्स है या वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो उसकी फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री अपन किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ये पढ़े थे कि फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री होती क्या है। फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स प्लॉटेड बिटवीन x एंड px, या बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड मोमेंटम। ये बात अपन ने पढ़ी थी। ठीक, आज हम लोग फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री पर्टिकुलर किसी पार्टिकल की निकालेंगे। फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। ठीक, सबसे पहला पार्टिकल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर, व्हाट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर? हार्मोनिक ऑसिलेटर याद है ना, कुछ इस तरह से अपन बचपन में बचपन नहीं, लोअर क्लासेस में भी पढ़ते चले आए हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में भी अपन पढ़े हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर कुछ इस तरह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी का कर्व प्लॉट होता है। इसके लिए फोर्स अपन लिखते हैं F इक्वल टू माइनस टाइम्स के एक्स। फोर्स को अपन लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और इससे अपन v की वैल्यू निकालते थे हाफ के एक्स स्क्वायर। याद आ रहा ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब अगर अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? px स्क्वायर बाई 2m, px स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारी एनर्जी। ठीक है ना, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं px स्क्वायर बाई 2me प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2e बाई के। ध्यान से देखो मैं क्या लिखा है, इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको पहले से लिखते हैं रूट स्क्वायर। ध्यान से देखो इलिप्स की इक्वेशन दिख रही होगी। ध्यान से देखो इलिप्स की इक्वेशन दिख रही है। इलिप्स के लिए ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, इसके लिए अपन इलिप्स की अगर इक्वेशन यानी फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे, प्लॉट करेंगे एक्स और px के बीच में, तो किस तरह से बनेगा हमारा कर्व? कुछ इस तरह से, ये x ये px, तो हमारा जो कर्व बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। सॉरी, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है ना, x में a की वैल्यू कितनी है? रूट 2e बाई के, और y में b की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2m। ठीक, तो पहली चीज ये याद रखनी है कि फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इलिप्स। ये याद रखने वाला पॉइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, इसकी फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री याद रखनी, डायरेक्ट आपको चार ऑप्शन दे सकता है, ये है ये है ये है, ये आपको किस पे टिक लगाना है? इलिप्स पे। ठीक है ना, ए और बी की वैल्यू जरूर याद रखना है। ठीक है, इसको फटाक से नोट करो। हो गया। अब देखो अगली चीज हमारे पास इसमें अगला सिस्टम है फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री में, दैट इज पार्टिकल इन मोशन अंडर ग्रेविटी। पार्टिकल इन मोशन अंडर ग्रेविटी। पार्टिकल इन मोशन अंडर ग्रेविटी। पार्टिकल इन मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर अपन बात करें तो मान लो ये हमारा सरफेस है, जो लोअर सरफेस है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से मानो x हाइट पर, मान लिया x हाइट पर एक पार्टिकल है, तो इस x हाइट पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgx। तो इसके लिए टोटल एनर्जी लिखेंगे, वो लिखेंगे अपन px स्क्वायर बाई 2m, तो काइनेटिक एनर्जी होती है, प्लस इसके लिए पोटेंशियल कितनी? mgx। पोटेंशियल कितनी है? mgx। तो इसको लिख सकते हैं px स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू e माइनस mgx। सही है ना, e माइनस mgx। तो px स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2me माइनस mg इंटू 2m स्क्वायर gx। सही है ना, इसको पढ़ा तो नहीं किया, सबको इसी बार फिर से देख लेना। ठीक, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनी, दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ बोलो क्या है? पैराबोला। क्या बोला? हमको नहीं पता, कुछ तो बोला, पैराबोला। ये बोला कि दिस इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक, तो पैराबोला को हम किस तरह से प्लॉट करते हैं? देखो ध्यान से, अगर अपन वो ध्यान से देखें तो दिस पैराबोला इज इन फॉर्म ऑफ, ये मान लो x है, ये px है। ध्यान से देखो, अगर px की वैल्यू अपन 0 कर रहे हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव कुछ आ रही है, यानी यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो p की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2m आ रही है, यानी यहाँ पे। यानी पैराबोला हमारा किस तरह से होगा? कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, तो x की वैल्यू, x एक्सिस पे अगर px की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? x की वैल्यू आ जाएगी 2me
बाई 2m² g, 2me बाई 2m² g, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, एक m से एक m, e बाई mg, ये वैल्यू क्या है e बाई mg, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी √2me, और ये क्या आ जाएगी -√2me। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत होगा बताओ, इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। उधर फटाक से इसको, पार्टिकल इन मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक, ये चीज अपने को समझ आती है, ठीक भाई समझ आती है, अच्छा लगा, मजा भी आया। आगे देखो, अब अगला जो हमारा इसमें सिस्टम है दैट इज पार्टिकल इन अ बॉक्स। पार्टिकल इन अ बॉक्स आप जानते हो बहुत अच्छे से क्या होता है। अगर पार्टिकल इन अ बॉक्स में या क्वांटम में कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए अपन जानते हैं कि पार्टिकल इन अ बॉक्स इस तरह से हम कुछ दिखाते हैं कि हमारा 1D बॉक्स है, सिर्फ 1D की बात कर रहे हैं इसमें, 1D बॉक्स है, याद करो n = 1 के लिए वेव फंक्शन कुछ इस तरह से आता था, ठीक है ना, n = 2 के लिए वेव फंक्शन कुछ इस तरह से आता था, याद है ना, अपन पढ़े हुए पहले से। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो नीचे कमेंट में बता देना, एक बार इसको मैं समझा दूंगा। अब देखो आगे, इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं अपन, किस तरह से लिखते हैं, n² π² सुना होगा, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखो तो एनर्जी इसकी जो होती है वो होती है कांस्टेंट, क्या होती है कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसके लिए अपन बात करें कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, अगर यहां से यहां इधर पार्टिकल जा रहा है, यहां से यहां इधर पार्टिकल जा रहा है, इसका मतलब क्या, अगर एनर्जी, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कांस्टेंट। दूसरी एनर्जी मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, E = px²/2m, इसमें काइनेटिक एनर्जी तो होती नहीं है, इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो इक्वेशन बनेगी, हमारा जो ट्राजेक्टरी बनेगी दैट विल बी कांस्टेंट हमारी एनर्जी के लिए, यानी हमारी एनर्जी होगी कांस्टेंट होगी। यहाँ पे एनर्जी की मोमेंटम की दो वैल्यूज आएंगी, मोमेंटम की हमारी दो वैल्यूज, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट तो मोमेंटम ही हमारा कांस्टेंट है, px² = 2m, एनर्जी कांस्टेंट है, यानी मोमेंटम हमारा कैसा रहेगा कांस्टेंट, तो मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी ±√2m, एक पॉजिटिव में दूसरी निगेटिव में, यानी कुछ इस तरह से बनता है। दिस इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स, दिस इज द रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये वैल्यू कितनी है √2m, और ये कितनी -√2m। x में कहां तक जाएगा, ये l तक, ये तो बात समझ आती है ना, 0 to l तक ही रहेगी हमारा फंक्शन। तो इसका ये पाथ किस तरह का होता है, ये पाथ हमारा होता है रेक्टेंगुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ। क्या सीखा अपन ने ये सीखा कि हमारे पास जो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी होती है दैट इज द ग्राफ बिटवीन px एंड x फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक भाई अपन जान चुके। दूसरी चीज अपन क्या सीखे कि अगर हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो हमारा फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी बनती है दैट इज द इलिप्स, दैट इज द इलिप्स। दूसरी चीज पार्टिकल इन मूविंग अंडर ग्रेविटी, उसके लिए जो हमारा फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी बनती है दैट इज द पैराबोला। और हमारा फाइनल जो सिस्टम था दैट इज पार्टिकल इन अ बॉक्स, इसके लिए जो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी होती है वो होती है हमारी रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर पाथ या रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है ना। तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी की बातें अपन सीख गए। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें और ऐड करता है, आपसे पूछ सकता है किस तरह से, वो देखते हैं। देखो कभी कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे किस तरह से क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है ना, जो अपन थर्मो में पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है ना। अपन तीन टाइप की गैसेस पढ़ते हैं, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और हमारा ट्राइएटॉमिक या पॉलीटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, ठीक। दूसरी चीज इसमें जब हम लोग याद करो वाइब्रेशनल ऐड होती है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर देते थे। इसका मतलब क्या था, हमारा मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7, और ट्राइएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 8, ठीक भाई। इसमें अपन क्या करते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं उसमें वो क्या था हमारा, जब पार्टिकल 3D में चलता सिस्टम पर चलता है, इसमें क्या क्या होता है कि हमारा सिस्टम 3D में नहीं, इसमें हमारा होता है 6D। ये पार्टिकल कैसा होता है, 6D सिस्टम होता है। 6D का मतलब क्या है, 3D का डबल, यानी उसमें जो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी 3 इसमें वो डबल हो जाएगी। यानी अगर बात करें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी अंडर द फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी, तो वो होगी हमारी मोनो एटॉमिक के लिए, उसमें कितने 3, तो इसमें कितनी हो जाएगी 6, ठीक है ना। डायटॉमिक के लिए आप लोग बोलो, डायटॉमिक के लिए 5 थी, 2 का मल्टीप्लाई 10, ठीक है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्राइएटॉमिक के लिए उसमें कितनी थी, बोलो भाई, उसमें कितनी थी 3, 2, उसमें कितनी 6, 2 का मल्टीप्लाई 12,
ये हमारी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन फेज स्पेस। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन फेज स्पेस 60 होता है, बस डायरेक्ट डबल करना होता है, बाकी कुछ नहीं। अगर ये याद है तो ये अपने आप ही आप लिख सकते हो। बातें फेज स्पेस में इतनी ही थी। कुछ अगर और छोटी सी बातें होंगी तो अपन आगे धीरे धीरे टॉपिक के साथ कवर कर लेंगे। तो फेज स्पेस में कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो पूरे फेज स्पेस के टॉपिक में तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। इसके आगे अपन क्या बात करेंगे, थोड़ी सी चीजें आज और ऐड कर रहे हैं वीडियो में, वो क्या है देखते हैं। अब आते हैं फिर से कहां पर, जो बातें कर चुके थे अपन फर्मी डिराक, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड बोस-आइंस्टाइन, उसमें वापस आते हैं एक बार फिर से। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की अपन बात कर रहे थे, उसके लिए अपन नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे। दैट वाज द फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एज ऑल। आगे हम एक टर्म और ऐड करते हैं उसको, हालांकि आप कैलकुलेट ना भी ऐड करो तो कुछ दिक्कत नहीं होती, फॉर्मूला अपन इतने से ही काम चलता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, हम लोग इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेते हैं। अगर लॉग लेते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, ln ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln फैक्टोरियल n माइनस, इसको लिख सकते हैं ln n1 फैक्टोरियल प्लस ln फैक्टोरियल n2 प्लस ऐसा। ठीक, ये देख याद है आपको, स्प्लिटिंग फार्मूला बताता है। स्प्लिटिंग फार्मूला क्या था, ln log n इज इक्वल टू n log n माइनस n, याद है ना। इसको ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, n ln n माइनस n माइनस, ध्यान से इसको लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n ln फैक्टोरियल ni, सही है ना। ठीक भाई, अब ध्यान से देखो, ये हो गया ln ओमेगा। दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर डिफरेंशिएट करेंगे, एक काम करते हैं, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। इसको अगर ओपन करेंगे तो ln फैक्टोरियल ni क्या हो जाएगा, यहीं पे एक स्टेप शॉर्ट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ln फैक्टोरियल ni हो जाएगा ni ln ni माइनस ni। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा n ln n माइनस n। जब समेशन का अंदर ni में मल्टीप्लाई कराएंगे तो समेशन ni का मतलब क्या होगा, सारे पार्टिकल, और सारे पार्टिकल है कितने टोटल n, तो माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू से समेशन लिख ले रहे हैं ni ln ni माइनस ये n हो गया, n से n कैंसिल आउट, ये हो गया ln ओमेगा। ठीक, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हो जाएगा हमारा 0 जब डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दिया हमने। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या होगा इसमें आगे, हमारे पास क्या बचा, ln ओमेगा डिफरेंशिएशन के अंदर है, ये क्या बचा हमारा, इसको क्या करेंगे 1 into 2 से a into b से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, समेशन फर्स्ट को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन किया, ln ni का 1 अपॉन ni और ni का डेल्टा ni माइनस सॉरी प्लस, माइनस बार चल रहा था, प्लस समेशन ln ni डेल्टा ni, सही है। ध्यान देखो ni कैंसिल। इसमें अपन दो कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं। दो कंस्ट्रेंट हमारे क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट मतलब जो चीजें चेंज नहीं हो सकती। इसमें क्या कंस्ट्रेंट है कि जो हमारे नंबर ऑफ टोटल n है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, दैट इज फिक्स्ड, और सबकी एनर्जी जो है यानी टोटल एनर्जी, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं समेशन ऑफ ni इज फिक्स्ड, ये समेशन ऑफ ni है। ठीक, दूसरी चीज समेशन ऑफ ni ei, ये भी फिक्स है क्योंकि टोटल एनर्जी जो होगी वो भी हमारी फिक्स होगी। ये दो हमारे इसमें कंस्ट्रेंट है, यानी ये दो हमारे कंस्ट्रेंट है। ठीक है, बेसिकली सोच रहे हो ना हम कर क्या रहे हैं, अपन सिर्फ ये कर रहे हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं जो कि हमारा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, कि इस स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसी के लिए अपन फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखो। अब आप लोग शायद पढ़ोगे लैग्रांजियन, पहले एक काम करो, इतना नोट करो। ठीक है ना, नोट कर लिया। अब ऊपर की दो लाइन सब साफ कर रहे हैं। आप लोग लैग्रांजियन पढ़ोगे। लैग्रांजियन में अपन क्या करते हैं, लैग्रांजियन में जो भी हमारा फंक्शन होता है उसमें फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 करते हैं। फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट, कुछ भी मान लो, कांस्टेंट इनटू हमारा जो कंस्ट्रेंट है इज इक्वल टू 0। तो अब वही करेंगे, ये हमारा फंक्शन है
इसमें अगर लैग्रांजियन लगाएंगे, अब एक चीज ध्यान से देखना, ये समेशन एन आई है, सॉरी डेल्टा एन आई है, डेल्टा एन आई का मतलब चेंज इन द नंबर ऑफ द पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल तो फिक्स है, इन इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ पे 0 क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ किसी के साथ ही मल्टीप्लाइड में है, तो ये टोटल कुछ अलग बनेगी जाए क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हमारा फंक्शन क्या बना, ये हमारा फंक्शन बना, ये तो 0 हो गया। तो फंक्शन में समेशन डेल्टा एन आई एल एन एन आई, ठीक है ना, ये हमारा फंक्शन था, प्लस सम कांस्टेंट अल्फा मान लिया। अब हम जोड़ेंगे इसमें हमारा लैग्रांजियन, लैग्रांजियन क्या था, अल्फा इनटू यानी कांस्टेंट इनटू कंस्टेंट, कंस्टेंट क्या था, समेशन ऑफ एन आई, समेशन ऑफ एन आई प्लस बीटा टाइम्स प्लस इसको सॉरी डेल्टा एन आई, इसको डेल्टा एन आई कर लो, डेल्टा एन आई, ठीक है ना, डेल्टा एन आई। हाँ अब क्या करेंगे, ये क्या कहा गया, हाँ ये डेल्टा एन आई प्लस बीटा टाइम्स ये कंस्टेंट, यानी आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन डेल्टा एन आई इंटू ई आई इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो इसमें सब में से डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा एन आई, समेशन ऑफ डेल्टा एन आई, समेशन ऑफ डेल्टा एन आई कॉमन है, यहाँ बचेगा क्या, उस सबको 0 भेज दो, यानी इधर बचा एल एन एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ई आई इज इक्वल टू 0। इसको अगर उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी बचेगा एल एन एन आई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स अल्फा माइनस टाइम्स बीटा ई आई, ठीक है ना। इसको साफ कर देते हैं। एन आई का फॉर्मूला यहां से क्या आ गया, एन आई का फॉर्मूला आ गया ई रेज टू पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा टाइम्स ई आई। इसको अपन कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एन आई का फॉर्मूला एक बार बन गया 1 बाई ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। ये हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए सुंदर सा फॉर्मूला बन के आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट, यानी ith स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसको अपन कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से इसको लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा इनटू ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है ना, ये हमारा एन आई बना। इसको लिखते हैं कांस्टेंट यानी ए है ये, ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा टाइम्स ई आई, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। उसको तरफ फटाक से नोट हो गया, देखो ध्यान से, कुछ अगर समझ ना आया हो, समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ये कांस्टेंट होता है ना, चलो उसके आगे बात करेंगे, इसको भी सिर्फ ऐसे बता दो। चलो आगे चलते हैं। अब ये काम हम लोगों ने किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, अब फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टाइन के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए आप खुद करेंगे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में बताएंगे, केवल हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला लिखेंगे आप, नंबर ऑफ बेस का, नंबर ऑफ बेस के लिए फॉर्मूला क्या लिखते थे अपन, अगर फर्मी डिराक की बात करें तो फर्मी डिराक के लिए फॉर्मूला क्या था, इसको जी आई सी एन आई, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल जी आई अपॉन फैक्टोरियल एन आई, इसको अगर ओपन करेंगे इनटू फैक्टोरियल जी आई माइनस एन आई। फिर वही काम करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है ना, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे भाई कंस्ट्रेंट वाली कंडीशन लगाएंगे लैग्रांजियन, तो उसको 0 के इक्वल करेंगे, उससे जो फॉर्मूला बन के आएगा एन आई का जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट विल बी 1 अपॉन, उसमें क्या आता है ई रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, इसमें क्या आ जाएगा +1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप खुद करोगे, अगर नहीं हो ना तो कमेंट में बता देना कि भाषा मेरे से तो नहीं होगा, पेन रख दिया मैंने, ठीक। किसी चीज बोस-आइंस्टाइन के लिए अगर अपन करेंगे तो बोस-आइंस्टाइन के लिए फिर वही फॉर्मूला ओमेगा का क्या था, याद करो, फैक्टोरियल जी आई प्लस सॉरी एन आई प्लस जी आई माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन आई इंटू फैक्टोरियल जी आई माइनस 1। फिर इसमें वही लॉग लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लैग्रांजियन लगाएंगे, फिर 0 को इक्वल कर देंगे, फिर फॉर्मूला आ जाएगा, फिर कुछ नहीं, ई रेज़ टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई, इसमें आता -1। अगली चीजें क्या है, अगली चीज ये है कि हमारा अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या होती हैं, बेसिकली अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या होती हैं। जो अल्फा है उसकी वैल्यू होती है -μ/kT, कांस्टेंट है, ये दोनों हमारे कांस्टेंट होते हैं। और बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू होती है 1/kT, ठीक है, जहां k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। म्यू क्या है, ये होता है हमारा केमिकल पोटेंशियल, ज्यादा नहीं जाना है इसमें भी, ये थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है ना। इस पूरे को फटाक से, हाँ, और ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, ये नहीं कि हमने किया तो तुम भी नहीं करो, ठीक, इसको कंप्लीट कर लेना। अब इस क्लास में अपन ज्यादा आगे नहीं जा रहे हैं, अगली क्लास में अपन ये डिस्कस करेंगे
कि इसी पे थोड़ी सी और बातें पार्टीशन फंक्शन की अपन चर्चा करेंगे। व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन, किस तरह से अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो रेड वाला बटन है उसको बिल्कुल जाके एकदम तहस नहस कर देना, दबा देना। दूसरी चीज़ बेल आइकन दबा लेना। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर देना। कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आप किस तरह के नई इंप्रूवमेंट चाहते हो वीडियोस में। बेसिकली मैं खुद में कोशिश करता रहता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी रोज़ कुछ ना कुछ बेटर होती रहे, ठीक है ना, खुद में कुछ सुधार होता रहे, पढ़ाने कुछ किस तरह से पेडागोजी में अपनी स्ट्रांग कर सकता हूँ, ठीक है ना। आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।